देखा जाए तो जो इंसान है वह अब इतना गिर चुका है, इतना वो मतलबी हो चुका है अपने स्वार्थ के लिए। आज के समय में इंसान ये भी नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ, आगे मेरा क्या होगा, मेरे आगे भविष्य में मेरे साथ किस तरीके का कृत्य घट जाएगा, मेरे साथ क्या हो सकता है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर चुका है कि खुद के परिवार के सदस्यों तक की हत्या करने में एक मिनट के लिए नहीं सोचता और अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी हानि पहुँचाने में इंसान बिल्कुल भी झिझक नहीं खाता। और कहीं ना कहीं इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मार देता है, किसी के साथ भी धोखा कर देता है। और कहीं ना कहीं आज के युग में यही चल रहा है, यही हो रहा है। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए माँ बाप तक को कहीं ना कहीं धोखा दे देते हैं और अपने बहन भाई तक के लिए एक काल बन जाते हैं। कहीं ना कहीं सोचने वाली ये बात है। आज का जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में जो मानव है, मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपना ही स्वार्थ देखता है और किसी का स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। प्राचीन काल में जो मनुष्य हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं अपने जो परिवार के सदस्य हुआ करते थे, अपने पड़ोस में रहने वाले हुआ करते थे, जो अपने गांव के रहने वाले हुआ करते थे, सबको जोड़ करके चलते थे और सबकी बातें मानते थे। लेकिन आज इस कलयुग में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे मानव प्रकट हो चुके हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हत्या करने में एक मिनट के लिए नहीं सोचते। कुछ ऐसे ही इस कहानी में है जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। इस कहानी में, यह कहानी जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा की है, जहाँ पर एक लड़की होती है जो 6 क्लास में पढ़ती थी। उस समय उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। देहांत हो जाने के बाद उसका एक भाई रहता है और उसकी दादी रहती है जो घर में ही रहते हैं। और इनका काफ़ी बिजनेस हुआ करता था। इनके मम्मी पापा जो हुआ करते थे काफ़ी प्रॉपर्टी वाले और पैसे वाले हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, जब वो 6 क्लास में थी वो अपने मतलब ऐसी स्थिति में उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है। उस समय उसको मम्मी पापा की ख़ास तौर से ज़्यादा ज़रूरत थी और तभी उसके मम्मी पापा उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। अब रहता है उसका एक भाई, जो भाई तकरीबन उस समय पर होगा 14 से 15 साल का। जो 15 साल का भाई होता है, धीरे धीरे जो मनीषा नाम की वो लड़की थी वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद वो तकरीबन 22 वर्ष की हो जाती है और उसके साथ कुछ ऐसा कृत्य घटित हो जाता है। उसके खुद के ही परिवार वाले उसके साथ ऐसा षड्यंत्र रच देते हैं कि वो उसकी हत्या हो जाती है, वो अपने प्राण त्याग देती है। और कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर दिया इस घटना ने कि सभी के दिलों में एक खौफ जगा दिया कि खुद के ही परिवार के सदस्यों के घर में जब खुद की ही बहन बेटियां सेफ नहीं हैं, चंद पैसों के लिए खुद की ही बहन का किस तरीके से कत्ल कर दिया और इतने साजिश से कत्ल किया कि किसी को शक भी ना हो कि किसी ने इसका कत्ल किया है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी और कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जो एक भाई बहन का रिश्ता है, जो भाभी होती हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप से भी ज़्यादा बढ़कर बड़ा भाई और भाभी होती हैं, जिनने साजिश कर करके खुद की ही बहन जो 22 वर्ष की थी, मनीषा, जो नोएडा की रहने वाली थी, उसकी हत्या कर दी और उसको मौत के घाट उतार दिया। चलते हैं कहानी में आगे। कहानी में आगे जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यह घटना है 2023 की, ये घटना है 1 नवंबर की। ये घटना है जिस दिन इस मनीषा का कत्ल हो जाता है। उसको हड्डियों को तोड़ दिया जाता है और बोरे में भर करके कचड़े के, जहाँ कचड़ा फेंका जाता है वहाँ पर कूड़ेदान में उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया जाता है। कहानी में आगे चलते हैं। कहानी शुरू से आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जब मनीषा 6 क्लास में पढ़ रही थी उस समय उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है और जो उसका भाई था और उसकी एक दादी थी जो सौतेली दादी थी उस समय, और उस दादी का जो रवैया था मनीषा के खिलाफ बहुत ज़्यादा बुरा था। और भाई जो था उसका, वो भी उसके साथ दुष्व्यवहार किया करता था, क्योंकि जो मनीषा और उसका भाई था, इन दोनों के नाम 4 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो थी। तो भाई कहीं ना कहीं अपनी खुद की ही बहन को इतना प्रताड़ित करता था। जो उसकी दादी थी वो भी उसको प्रताड़ित करती थी और उसको समय पर कभी तो खाना पीना तक नहीं दिया जाता था। वो 6 क्लास में पढ़ने वाली बच्ची अपनी ज़िंदगी से लड़ रही थी। कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि मैं खुद एक इंडिपेंडेंस बनूंगी, खुद की दम पर अपना एक साम्राज्य खड़ा करूंगी और खुद की दम पर अपना बिजनेस को आगे लेकर जाऊंगी और अपना एक नई दुनिया बनाऊंगी। यह ख्वाब सजोए वो लड़की जो थी अपनी ज़िंदगी को आगे जी रही थी। और कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था, कुदरत को उसके साथ कुछ और ही खेल खेलना था, और जो कि 1 नवंबर 2023 को यह खेल उसके साथ खेला गया और उसकी हत्या कर दी गई। फिर धीरे धीरे मनीषा बड़ी हो जाती है और वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो खुद के ऑफिस में जाने लगती है। ऑफिस में जाने के बाद अपना जो भी काम वगैरह होता है वो करने लगती है। धीरे धीरे जो उसका भाई था वो भी बड़ा हो चुका था, उसकी शादी वगैरह हो जाती है। उसकी शादी हो जाने के बाद जो उसकी भाभी आती है तो मनीषा को एक
आस थी कि मेरी जो भाभी आएगी वो मेरा ख्याल रखेगी, मेरे को अच्छे तरीके से रखेगी, और कहीं ना कहीं यह वो आस लगाए बैठी थी कि जो मेरी भाभी आ जाएगी तो वो एक माँ की तरह आएगी और मेरा भी आगे चल के मेरा ख्याल रखेगी, मेरे को खाना पीना टाइम से मिलेगा। लेकिन उसकी जो भाभी आई, जो भाभी थी, वो भी कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा क्रूर थी, जो उसने पहले नहीं झेला था वो अब झेलने वाली थी। उसकी जो भाभी आती है उसके साथ इतना दुष्व्यवहार करती है, इतना उसको प्रताड़ित करती है, फिर भी मनीषा किसी से कुछ नहीं कहती है। अपने ऑफिस जाती है, ऑफिस से घर आती है, सुबह फिर अपने ऑफिस चली जाती है। उसका यही रूटीन डेली का बना हुआ था। और धीरे धीरे जैसा ही समय व्यतीत होता है, समय व्यतीत होने के बाद मनीषा की जो भाभी थी उसका चक्कर किसी दूसरे मर्द के साथ भी चल रहा था, और मनीषा एक दिन उसको पकड़ लेती है और मनीषा को ये सारा सच्चाई, जो उसकी भाभी की सारी सच्चाई थी, वो जान लेती है कि ये मेरे भाई के साथ कहीं ना कहीं बेवफाई कर रही है और ये दो मर्दों के साथ अपने संबंध रख रही है। तो एक दिन परिवार के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, हमारा पूरा परिवार बिखर सकता है। लेकिन भाभी ने अपने, जो उसकी भाभी थी, भाभी ने उसकी बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया, क्योंकि जो मनीषा थी उसकी बात पर उसके परिवार वाले कोई विश्वास नहीं करता था। मनीषा को एक परिवार का सदस्य तक नहीं वो लोग मानते थे। बस मनीषा तो अपने, जो उसके नाम 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसके भाभी और जो भाभी नहीं, भैया और उस मनीषा के नाम जो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, जो उसकी भाभी थी और जो वो दादी थी, वो लोग चाहते थे कि इस मनीषा को जल्द से जल्द रास्ते से निकाला जाए और ये जो प्रॉपर्टी है पूरे उसके भाई के नाम की जाए। तो मनीषा ने उसकी भाभी का जो रिश्ता था उसके बारे में पता चलने के बाद भी किसी को कुछ नहीं बताया, और वो अपनी ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ते रही, अपने ऑफिस जाने लगे, हर चीज़ करने लगे। धीरे धीरे जब समय गुजरता गया, समय गुजरने के साथ ही इन लोगों ने प्लानिंग की कि मनीषा को ठिकाने लगा देते हैं और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन तभी भाभी कहती है क्यों ना मनीषा से बात कर ली जाए, मनीषा से बोला जाए कि ये जो प्रॉपर्टी है आप मेरे नाम करवा दो। तो उस दिन मनीषा से उसके भाई ना और पूरे परिवार में बैठ के सलाह बांधी गई कि तुम मनीषा ये प्रॉपर्टी है जो मेरे नाम कर दो। तो मनीषा ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि अगर मैंने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर दी तो मैं किसके सहारे जीऊँगी, क्योंकि मम्मी पापा का साया तो मेरे सर से पहले ही उठ चुका था। थोड़ी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है, इसकी वजह से आप लोग मुझे घर में शरण दे रहे हो, उस वजह से मैं घर में आती रहती हूँ। और अगर मैंने आप लोगों के नाम में प्रॉपर्टी कर दी तो मेरा फिर आगे चल के क्या होगा, आप लोग भी मुझे घर से निकाल दोगे। तो उसका भैया कहता है ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, तुम मेरे नाम में प्रॉपर्टी कर दो। तो मनीषा बिल्कुल इनकार कर देती है और अपना रूटीन जो उसका चल रहा था ऑफिस जाने का, वो ऑफिस चली जाती है। जब ऑफिस जाती है तो फिर मनीषा जो 1 नवंबर आता है, 1 नवंबर को जो मनीषा के साथ होने वाला था, जो हादसा होने वाला था, कहीं ना कहीं आप लोगों को सुनकर भी आंखों से आंसू निकल आएंगे। वो एक अनाथ बच्ची थी, उसको जो उसका बड़ा भाई था उसने भी उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसके साथ उसका भी सपोर्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं मनीषा 22 वर्ष की थी, उसका कहीं शादी कर देते, कहीं उसके 1-2 साल बाद जो भी था उसका अच्छा लड़का देख करके उसकी शादी कर देते, मनीषा का भी घर बस जाता और इसका ऑलरेडी घर बस ही चुका था। लेकिन ऐसे हैवान भाई और भाभी जो हों तो क्या ही बच्चियों का होगा आज के समय में, और क्या लड़कियों की ज़िंदगी के साथ हो सकता है। जो उसका आशिक था उसकी भाभी ने प्लानिंग की अपने आशिक के साथ मिलकर के इसका कत्ल करना है, इसको मार के इसको मौत के घाट उतारना है और ऐसी जगह दफनाना है कि कोई इसका सुराग तक ना ढूंढ सके। ये आपस में बातचीत करते हैं और होता ही कुछ ऐसा है। जो मनीषा उस दिन जब 1 नवंबर को उसके साथ हादसा होने वाला था तो मनीषा उसके पास कॉल करती है और मनीषा कहती है कि मुझे बचा लो। मनीषा ने अपने एक फ्रेंड के पास कॉल किया था, लेकिन तभी अचानक से मनीषा का फ़ोन बंद हो जाता है और उसका भाई, जो उसका दोस्त था, भाई के समान ही उसका जो फ्रेंड था वो था, और वो कई बार फ़ोन लगाता है, 5 से 10 बार कॉल लगाता है, लेकिन जो उसका फ़ोन था वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है और जितने बार भी वो कॉल करता है फ़ोन बंद ही बताता है, क्योंकि मनीषा की हत्या हो चुकी थी। मनीषा को इस तरीके से बेरहमी से मारा गया था कि मनीषा की पूरी हड्डियों को एक एक करके तोड़ा गया था और उसके जो इस तरीके से कर दिया था कि उसकी जो डेड बॉडी थी बिल्कुल उन्होंने ऐसे लपेट करके एक बोरे में भर करके, जो कचड़ा दानी होती है वहाँ से तकरीबन कम से कम 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर वो कचड़ा का ढेर हुआ करता था, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, वहाँ पर मनीषा की डेड बॉडी को डाल देते हैं। फिर उसका जो दोस्त था वो फ़ोन लगाता रहता है, 1-2 दिन घर पर भी पूछने के लिए जाता है तो उसके जो घर वाले होते हैं वो कह देते हैं मनीषा ऑफिस चली गई है, कहीं ये बहाना कहीं वो बहाना। फिर कहीं ना कहीं दोस्त समझ जाता है कि इसके साथ कोई ना कोई कृत्य घटित हुआ है, तब मनीषा का कोई पता नहीं चल रहा है। और इतना सब कुछ जानने के बाद उसका जो दोस्त था 3 दिन के बाद फिर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है, उसके परिवार वालों को रिमांड पर लेती है और परिवार वालों से जब पूछा जाता है सख्ती से, तो कहीं ना कहीं जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछते हैं तो कहा जाता है कि मुर्दे भी
खूब मुँह खोल देते हैं। तो उसमें से फिर उन्हीं लोगों ने बताया कि इस तरीके से हमने मनीषा के साथ कृत्य किया है और मनीषा की डेड बॉडी जो है कचरा के वहाँ पर फेंक दी है। तो मनीषा की जो डेड बॉडी थी वो पूरे 3 से 4 दिन के बीच में वो डेड बॉडी मिली, जो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, बदबू आने लगी थी, उस बॉडी में कीड़े पड़ गए थे। इतनी बेरहमी से खुद की ही भाभी ने क्या षड्यंत्र रचा और अपने आशिक के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। और मनीषा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी की जो लड़ाई लड़ रही थी वो हार गई और उसका कत्ल हो गया। पुलिस वालों ने उसकी डेड बॉडी को वहाँ से निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उस समय सबके दिलों में जो मनीषा के लिए जो सद्भाव जाग रहे थे, जो उसके लिए दया जाग रही थी, और कहीं ना कहीं सबके दिल रोने लगे, सबकी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने वाला था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि मनीषा को पहले पूरी हड्डियों को तोड़ा गया और उसको गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई और पूरी हड्डियों को तोड़ करके जो हड्डियों का एक बोलते हैं जैसे चूरमा बना दिया था। इस तरीके से मनीषा की डेड बॉडी का जो हालत मिली थी वो वहाँ पर पड़ी हुई मिली थी। पुलिस ने उसका फिर अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार करवाने के बाद जो उसके भैया और जो भाभी थे उनको अपने रिमांड में लिया, उनको जेल भेज दिया गया। उनको जो IPC की धारा होती है, जो हत्या की धाराएं होती हैं, वो लगा करके उनको जेल भेज दिया गया। और जो उसकी भाभी का आशिक था वो आज भी फरार चल रहा है। यह घटना 2023 की ये घटना है। तो इस घटना में आप लोग भी सोच सकते हो कि खुद का सगा भाई और खुद की सगी भाभी अपनी बहन के लिए चंद प्रॉपर्टी के लिए, कुछ पैसों के लिए किस तरीके से कत्ल कर सकते हैं। आज के समय में, कलयुग के समय में, जो एक इंसान है वो अपने मतलब के लिए किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है। और स्वार्थ, एक अपने स्वार्थ के लिए खुद की ही भाभी ने अपनी ही खुद की ननद का कत्ल करवा दिया। और ये बड़ी ही हैवानियत वाली बात है। ऐसे कैसे कोई हैवान बन सकता है जो अपने सगे रिश्तों को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और आज का जो मानव है वो इतना निर्दयी हो चुका है कि किसी की भी हत्या करने में एक बार भी उसके दिल में इतनी दया नहीं आती है कि इसको हम मार के मेरा आगे क्या भविष्य होगा, मेरे साथ क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, जो मेरी ज़िंदगी है वो कहाँ गुजरेगी। एक कैद खाने में मेरी जो ज़िंदगी है वो गुजर सकती है। पुलिस की जो रिमांड होती है वो कोई कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना कर लो, कहीं ना कहीं पुलिस की नज़रों से कोई नहीं बच सकता है। हालांकि बस कुछ दिनों के लिए छुप सकते हो, भाग सकते हो, लेकिन पुलिस की जो जब जांच पड़ताल होती है कहीं ना कहीं वो आप लोगों को ढूंढ कर निकाल ही लेते हैं। तो इस स्टोरी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। वो बस मैंने न्यूज़पेपर में आज ये स्टोरी पढ़ी थी, एक कहानी देखी थी और एक क्राइम देखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा जागरूक कर दें। जो अगर मेरी स्टोरियों से आप लोगों को जागरूकता मिलती है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो कॉमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दें और अपना नाम ज़रूर बताएँ। क्योंकि आने वाले समय में मैं आप लोगों के यहाँ की जो घटनाएँ हैं, जो आपके यहाँ घटनाएँ घटित होती हैं, वो भी बताएँ कि हमारे यहाँ इस तरीके का जो घटना है वो घटित हुई है। तो उसको मैं आप लोगों की स्टोरी को भी मैं इस स्टोरियों के सिलसिले में आगे जोड़ूंगा और आपका जो नाम है वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि इन्होंने हमें ये स्टोरी बताई है। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में और तब तक के लिए मैं जय हिंद कहने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आज जो दीपावली का त्यौहार है, आप सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और काफ़ी धन की वर्षा हो और आप लोग आज के त्यौहार अच्छे तरीके से खुशी खुशी मनाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।